स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव हमारा एक खास कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड, उसके एक्सचेंजेस के अराउंड की क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे आप उसमें पैसे बना सकते हैं, कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करके, क्रिप्टोज में ट्रेड करके। और ये एक खास शो हम लाते हैं CoinDCX के सहयोग से। CoinDCX इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज है, जहाँ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज, बहुत सारे टोकन्स लिस्टेड हैं। बिटकॉइन उसमें से एक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिटकॉइन पहले समझते हैं क्रिप्टो के नाम पे। और आप यकीन मानिए कि वहाँ अगर आप शुरू करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज में अपना सफ़र, अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया है, तो महज 10 रुपए से भी आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में आपका शुरुआत जो है वो 5 रुपए 10 रुपए से भी हो सकता है। आपको CoinDCX के, चाहे आप वेबसाइट पे जाइए, चाहे उनके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज का, वो CoinDCX Go के नाम से है। और वहाँ पे अपना एक अकाउंट शुरू करके और वहाँ पे आप क्रिप्टोज का सफ़र शुरू कर सकते हैं। आज हम इस शो में जो बात करने जा रहे हैं वो क्रिप्टोज के अराउंड बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। क्यों क्रिप्टो करेंसीज इतना इम्पोर्टेंट हैं, वो एक कैसा, एक अलग सा बाजार, एक नई चीज खड़ी हो गई, एक ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा हो गया है इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे कि आप उससे अछूते नहीं रह सकते। और क्यों रहना है? अगर एक कोई नई चीज है, जब मोबाइल फोन आया था तो आपने लैंडलाइन की केवल स्टिक टू लैंडलाइन जैसा कुछ नहीं था, आपने लोगों ने पेजर भी यूज किया है, लोगों ने फिर मोबाइल आया तो मोबाइल। तो टेक्नोलॉजी के साथ में, समय के साथ में चलना हमेशा अच्छी चीज रहती है। और आज हमारे साथ में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पे आगे बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास सिंह। हेलो विकास, स्वागत है आपका आज फिर हमारे शो में। धन्यवाद सर। तो विकास, आप जो ब्लॉक लैब्स चलाते हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे वहां से कि ब्लॉक लैब्स क्या है और विकास सिंह क्या करते हैं। शुक्रिया सर मुझे बुलाने के लिए। सर ब्लॉक लैब्स मैंने 2018 में स्टार्ट करी थी, और इसको मुझे स्टार्ट करने का जो मेन रीज़न था वो था मुझे एक प्रोडक्ट कंपनी बनानी थी। बिकॉज आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड विद प्रोडक्ट। हमेशा से प्रोडक्ट कंपनी के अंदर ही काम किया था मैंने, सो मुझे वही समझ में आता था। तो जब मैंने ब्लॉकचेन जैसी अपॉर्चुनिटी अपने आसपास देखी तो 2018 में उतनी ब्लॉकचेन की कंपनीज नहीं थी। सो 2018 में मैंने ब्लॉक लैब स्टार्ट करा, और ब्लॉक लैब स्टार्ट करने के समय पे मुझे कुछ यूज केसेस आते थे समझ में, तो मैंने वो यूज केसेस बिल्ड करे मैंने। उसके बाद क्रिप्टो विंटर एक्चुअली स्टार्ट हो गया था। 2018 वाज लाइक अ डाउन साइड। उस समय क्रिप्टो नीचे आ रहा था। सो क्रिप्टो के नीचे आने से ही ब्लॉकचेन की पूरी इंडस्ट्री एक्चुअली उसी के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन में चलती है। सो 2018-2019 थोड़ा क्रिप्टो विंटर मैं उसे बोलता हूँ, और 2018-19 के बाद हम सीधे 2020 में पेंडेमिक में लैंड हो गए। तो काफी, और अभी तक भी समय जो है एक स्टार्टअप का जो है काफी अप्स एंड डाउन से गुजरा है। बट पिछले 3 साल बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग रहे हैं, बिकॉज कम्युनिटी के सपोर्ट से हम लोग काफी कुछ प्रोग्रेस कर पाए, और हमने प्रोडक्ट बनाया। एंड हमारा प्रोडक्ट हमेशा बनाने के जो उद्देश्य थे वो हमेशा पहले ये थे कि किन प्रोडक्ट से हमारी खुद की लाइफ आसान हो रही है। आर वी स्क्रैचिंग आवर ओन इच, और आर वी ईटिंग आवर ओन डॉग फूड? दैट इज द कोर मंत्रा ऑफ आवर क्रिएटिंग प्रोडक्ट इंटरनली टू द ब्लॉक लैब्स। सो हम लोग जो प्रोडक्ट बनाना चाहते थे वो हम रिमोट कंपनीज के लिए बनाना चाहते थे, रिमोट नॉलेज प्रोफेशनल्स के लिए बनाना चाहते थे। क्रिएटर इकोनॉमी करके हम उसको बोलते हैं, पैशन इकोनॉमी भी उसका एक नाम है। सो उसके सॉल्यूशंस बनाते बनाते हम लोग काफी आगे निकल आए। तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स बनाए कुछ, और उन इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स पे खुद का कुछ ट्रैक्शन है। जैसे स्कूल चेन है, वो डॉक्यूमेंट्स ऑन ब्लॉकचेन है, उस पर काफी अच्छा हमारा ट्रैक्शन है। ऐसे ही हमारा एक प्रोडक्ट है नेक्स्ट मीट, वो की वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन है। वो एमएसएमईज के लिए हमने बनाया। उनको ये समझ लीजिए कि जो चीज उनके कॉम्पिटिटर मार्केट में काफी ज्यादा प्राइजेस में देते हैं, हम काफी कम प्राइजेस में उनको अपने इंडियन एमएसएमईज को, या एमएसएमईज अक्रॉस द होल ग्लोब, हम लोग उस चीज को प्रोवाइड करते हैं। एंड रिसेंटली नाउ वी आर बिल्डिंग अनदर टूल विच विल हेल्प पीपल टू एक्चुअली sell their time, you can say, and give absolutely critical help to the people who are seeking it. जैसे कि मुझे अगर मीडिया से रिलेटेड अगर कोई बात करनी है तो मैं लवजीत सर के पास आऊंगा, एंड आई विल ऑलवेज टेक हिज हेल्प, एंड आई विल पे फॉर हिज टाइम, and this will open up new window for new incentives also for people like Lavjeet, who can actually give their undivided attention to the common people. सो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हुए हम लोग अभी बढ़ते आ रहे हैं, और आई थिंक ये जो थर्ड प्रोडक्ट है ये शायद हम लोग इसको एक क्रिप्टो के नए टोकन के रूप में हम लोग लेकर आएंगे कुछ समय में। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में हैं उस प्रोजेक्ट के लिए और इस टोकन के लिए। उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी
देखने पाए। तो विकास, जब हम इस इंडस्ट्री को बाहर से देखते हैं, मैं एज एन आउटसाइडर जब देखता हूँ, तो जी इसके अराउंड कई बार बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरीके की खबरें आती हैं, कुछ अच्छी आती हैं, कुछ बुरी आती हैं, जिसमें कई बार लगता जी है कि कुछ लोग बहुत ही उसको बहुत साइडलाइन कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं कि ये बहुत ही एक बबल है जो बर्स्ट हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं है, और ये सब हवा में है चीजें। फिर जी कभी लगता है कि नहीं, बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। फिर कभी कोई कहता है कि हाँ, आप मेरी कंपनी की कार खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज दे करके, तो अच्छा लगता जी है, उम्मीद की किरण जागती है, और फिर उसके चलते आपका क्रिप्टो का बाजार भी ऊपर भागता है, बिटकॉइन भी बहुत ऊपर चला जाता है। जी फिर एक यू टर्न दिखाई देता है। क्या जी लगता है कि क्या इस तरीके के ट्वीट्स, क्या इस तरीके के लोगों के मजाक, एक तरीके का मजाक ही है, एक 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 सीरियस इंडस्ट्री के साथ में इस तरीके की छेड़ का? मुझे बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इस समय जिस तरीके का ट्विटर पे थोड़ा इन्फ्लुएंस चल रहा है, उसकी वजह से हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन को हमें एब्जॉर्ब करना है और कब नहीं। स्पेशली एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन अगर बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है, सो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से ये हो जाती है कि क्या हमें उनकी बातें एज इट इज़ जैसा वो कह रहे हैं हमें सुननी है, या फिर हमें अपना खुद का रिसर्च करना है। एक DYOR, डू योर ओन रिसर्च करके जो टर्म है, बहुत फ्लैश करती है जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात होती है। तो इस तरीके के इन्फ्लुएंशियल पर्सन कभी भी DYOR नहीं लिखते हैं, बट आई थिंक हमें हमेशा इस चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि DYOR का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। आप किसी के एक ट्वीट पे अपनी बहुत मेहनत की कमाई ना ऐसे लगाएं जब तक कि आपने उस चीज को ना समझ लिया हो। जैसे कभी भी एक म्यूचुअल फंड में तब तक पैसे नहीं लगाऊंगा जब तक मैं उसको समझ ना लूं। तो आप भी उसी तरीके से सजग रहिए, और अपने पैसे को बचाना ही उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना कि कमाना। तो ट्विटर के माध्यम से अगर आपको कोई टिप मिलती है, तो आप प्लीज उसको ऐसे ना लें कि बिल्कुल रिफाइंड रिसर्च होके आपके तक आई है, आपके लाइफ फीड में आपको किसी ने वरदान की तरह वो आपको दे दिया और आप उससे तुरंत उसको लगाएंगे और आप काफी पैसा कमा लेंगे। प्लीज इस तरीके की चीजों से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, अगर अगर करते हैं तो थोड़ा ध्यान देकर कीजिए। जी, लेकिन मैं एक जिस उस पे प्रकाश डाल रहा था, या जो मैं समझना चाह रहा था, कि आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बड़े लोग कई बार उस इंडस्ट्री का फायदे से ज्यादा नुकसान करा रहे हैं, उस पूरे सेक्टर को एक तरीके से एक बड़े रिस्क में डाल रहे हैं, जिसको कि उस थॉट प्रोसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं कि ये एक बबल है जो कि बस्ट हो सकता है, ये कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या उसी दिशा में बात करते हैं लोग? लवजीत सर, एग्जैक्टली ये दीज गाइज आर मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ इट। और इस ही चीज का सॉल्यूशन केवल ये है कि काफी लोग अपने जितने भी लिमिट में हैं, जो कि जानकार हैं इस चीज के, उनको हमेशा किसी न किसी माध्यम से लोगों तक ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए कि किसी भी तरीके की आने वाली इंफॉर्मेशन को आपको डबल चेक जरूर करना चाहिए। और अब बात करें इन लोगों के इन्फ्लुएंशियल स्टेटस की, सो कहीं ना कहीं क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है, इस पे किसी भी तरीके का कोई अपर सर्किट और लोअर सर्किट करके या फिर कोई इसकी टाइमिंग्स फिक्स नहीं है, तो किसी भी समय इस मार्केट को उतना वल्नरेबल तो ये मार्केट शायद तब तक रहेगी जब तक इसके अराउंड प्रॉपर रेगुलेशन नहीं आ जाए। बट इस चीज का दारोमदार उन लोगों पर भी है जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर काफी एक अच्छा स्टेटस बना चुके हैं, और वो भी कम्युनिटी के सपोर्ट से। एंड कम्युनिटी उन लोगों को काफी रिस्पेक्ट करती है। तो हमेशा ही हमें ये ध्यान देना पड़ेगा किसी न, क्योंकि दीज थिंग्स विल ऑलवेज फॉल थ्रू द क्रैक्स। इस तरीके के प्रॉब्लम हमारे पास आते ही रहेंगे, ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम बनती चली जाएगी जब तक कि एक रेगुलेशन इस चीज को रैप ना करे। बट तब तक हमें अलग अलग माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है कि प्लीज आप इस चीज को, जितना आपने होडल की बात हम करते हैं, होल्ड ऑन टू योर डियर लाइफ, तो उसके ही साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं। जैसे कि मेरे भी हाल फिलहाल में मुझे पता लगा कि कुछ कजिन्स ने मुझे बताया, मैंने एक्स प्राइस पे एक डोज कॉइन है, मैंने उसमें एंट्री ले ली है बिकॉज ऑफ सम ट्विटर। सो आई टोल्ड हिम लाइक, ओके व्हाट डू यू नो अबाउट इट, क्या जानते हो? तो वो उस कॉइन के बारे में ना बात करके उस पर्सन के बारे में बात करने लगा कि जिसने इसके बारे में बताया। तो यही यही हम बोलते हैं कि जब मैंने उसको फिर 2 सवाल पूछे तो उनको समझ में आया कि अब उनके पैसे रिस्क में है।
क्योंकि वो उन्होंने अंडरलाइंग एसेट के बारे में तो जानकारी ली ही नहीं। तो मौकरी ना बनने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों के लिए ही एक रेपुटेशन, एक ट्रस्ट हिलाने का वाला चीज है कि जो लोग इस तरीके की चीजें, एलन मस्क जैसे लोग जब इस तरीके की ट्वीट करते हैं और यू टर्न लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की साख भी जो है वो मिट्टी में मिलती है कि उनकी बात पे अब आगे कौन भरोसा करेगा। यही डिफरेंस जब हम पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे रतन टाटा जैसे लोगों की बात करते हैं कि जब वो एक चीज कुछ कहते हैं तो उस पर अडिग रहते हैं और उस तरह की चीजें आगे बढ़ती हैं। और वहीं इस तरीके के कुछ एक इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं एलन मस्क जैसे, जो कि बहुत चीजों को, खुद की रेपुटेशन को भी एट स्टेक रखते हैं और एक पूरा सेक्टर भी खतरे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय में, पेंडेमिक में, और इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो बहुत आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो छोटे मोटे तो बहुत सारी चीजें जिस तरीके से सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, तो आपके जैसे लोग जो कि बहुत एक्टिव हैं अलग अलग तरीके से अपने तरफ से जितना मदद कर सकते हैं, मैंने कई सारी ऐसी कंपनीज में देखा है कि वो जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को या उस तरीके के आसपास लोगों को जिनको भी जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं, ऑक्सीजन से लेकर के दवाइयों से लेकर के बाकी चीजों की, वो कर ही रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ बड़े डोनेशंस भी हमने क्रिप्टो इंडस्ट्री से आते हुए देखे हैं जी। वो उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके की चीजें और कितना इनको अगर और बढ़ावा मिले या इसको अगर हम और पब्लिसाइज कर पाए इस तरीके की चीजों को, तो इस इंडस्ट्री को उसके चलते रेपुटेशन और ट्रस्ट में कितना फायदा मिलने वाला है? जी, मैं इस समय पे इस बात को जरूर, आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, और मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पर। अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि इथीरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने ही डोनेटेड $1 बिलियन। $1 बिलियन जिन लोगों को नहीं समझ में आता है, मैं उनके लिए बता देता हूँ, लगभग 7,500 करोड़ रुपए होते हैं। रिसेंटली इस चीज को अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी में डालूं तो करीबन जो अभी रिलायंस जो न्यूज में था कि उसने फेसबुक से पैसे उठाए और इधर उधर से पैसे रेज करे थे, सो वो करीबन $15 बिलियन करे थे। तो आप एक चीज सोचिए कि रिलायंस $15 बिलियन रेज कर रही है, और एक विटालिक बुटेरिन जिसका खुद का इनिशिएटिव, या ये लगा लीजिए अब तो कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव हो गया है कंप्लीटली, इथीरियम की फाउंडेशन है। उस इथीरियम फाउंडेशन को स्टार्ट करने वाला, या जिस इथीरियम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला एक डेवलपर, उन्होंने अपने पर्सनल फंड से $1 बिलियन, 7,500 करोड़ रुपए इंडिया के कोविड रिलीफ को स्टार्ट कर दिए। और इसी के साथ, कोविड रिलीफ के साथ, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा जो कि मुझे इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज seldom we found these people like who take the initiative, who roll up their sleeves and say to the world that let me take this let wartime manager और peacetime manager की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। संदीप नेलवाल, co-founder of Matech, he came up like a wartime manager. He was pissed at the situation, what's happening in front of his eyes, and he rolled up his sleeves, he took the matter in his hand, he started ये COVID relief fund, and COVID relief fund within 3 days, 24 to 48 hours to 72 hours, it collected $3 million. So उस $3 million में भी विटालिक बुटेरिन ने कुछ पैसे डाले थे, उन्होंने के थ्रू शायद $3 million फंड्स डाले थे। 3 million डॉलर्स का तो एक और टॉपअप आया था, उससे पहले भी उन्होंने उसमें फंड डाले थे। सो अगर मैं ये बोलूं तो डोनेशन बहुत थी, तो उन्होंने काफी एनजीओ या उन कंपनीज को बंद भी किया था जस्ट बिकॉज ऑफ शेड इट। उसी के अगेंस्ट अगर मैं बोलूं कि उसी के पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूं, तो चैरिटी हैपनिंग ऑन ब्लॉकचेन इज वेरी ट्रांसपेरेंट। हमें विटालिक ने ट्वीट करके नहीं बताया कि उसने $1 बिलियन डोनेट किए। लोगों ने विटालिक बुटेरिन के वॉलेट से ये देख लिया कि उन्होंने अपने वॉलेट से कोविड रिलीफ के नोसिस सेफ एक मल्टीसिग वॉलेट होता है जिसमें कि एक से ज्यादा पार्टी उसको कंट्रोल करती हैं। अगर संदीप नेलेवाल ने उसे स्टार्ट किया तो संदीप डज नॉट कंट्रोल दैट वॉलेट कंप्लीटली, ही होल्ड्स दैट्स अ मल्टीसिग वॉलेट, 2 out of 3, 4 out of 5 दिस काइंड ऑफ मल्टीसिग वॉलेट। अब आप एक ये चीज देखिए कि जिस इंडस्ट्री को अभी तक इंडिया एक बड़े शक को शोभा के नजरिए से देख रही है, उसी इंडस्ट्री को उसी इंडस्ट्री से लोग आगे निकल के आ रहे हैं और बहुत ट्रांसपेरेंटली और ओपन हार्टेडली डोनेट कर रहे हैं।
बेनेवलेंसी का हम एक नया लेवल दे रहे हैं, उदारवादिता का हम एक नया नया आयाम छूते हुए देख रहे हैं, जो कि हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री से लोग निकल के आते हैं। इसी उदारवादिता को मेरा तो शत शत नमन है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना ओपन हार्टेड और अपना सेल्फलेसनेस तो नहीं देखी है, जो कि मैं, और मुझे बहुत प्राउड भी फील होता है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, या मैंने उस इंडस्ट्री में अपना पिछले 4 साल 5 साल दिए हैं, कि जिस इंडस्ट्री में आज मुझे ये कहने के लिए प्राउड फील होता है कि जिस इंडस्ट्री को आज तक कुछ लोग समझ नहीं पाए, उस इंडस्ट्री से कोविड रिलीफ को, ऐसे कोरोना काल की महामारी के समय पे एक अच्छी खासी धनराशि उपलब्ध हुई है, ताकि जिससे कि लोगों को, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बेड, आईसीयू, जो भी जिस तरीके की भी संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, उस धनराशि से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और खासकर ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे सेक्टर से जिससे कि इस तरीके की उम्मीद तो छोड़िए, उस सेक्टर को खुद उस बिजनेस में भी उम्मीद नहीं है लोगों को कि वो कोई ऑथेंटिक बिजनेस है, कुछ लॉन्ग रन में कुछ चलेगा या क्या है, उसके अराउंड इतनी सारी शंकाएं, और उसके अराउंड सरकार भी कितना उसको शंका से देखती है। लेकिन अब कुछ चीजें बदल रही हैं कि आपको लगता है कि समय के साथ में और वाले चीजें, जैसे पीछे हमने देखा था नंदन नीलेकनी ने और कुछ उस तरीके के आर्टिकल्स आए थे तब, तो फिर भी कम लगा था। फिर अभी जो अगला एक हम जो देख रहे हैं, जो शायद आपकी एक बड़ी मैगजीन का कवर स्टोरी इसी पे है, जो सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया था कि वो अपना कोई कॉइन लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद एक बड़ी मैगजीन उस पे इकोनॉमिस्ट एक बड़ा आर्टिकल और बड़ा कवर स्टोरी उस पे करने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस देश में क्रिप्टो करेंसीज का अब जो जिस तरीके से रेपुटेशन है वो बदल रही है, और आगे चल के हम और चेंजेस देख सकते हैं? जी, मुझे बिल्कुल लगता है, बिकॉज नंदन नीलेकनी और बालाजी श्रीनिवासन का एक आर्टिकल अभी हमने हाल फिलहाल में देखा था, जिसमें कि नंदन नीलेकनी ने ये बोला था कि जो एसएमई साइड का जो फंडिंग का कुछ गैप होता है, दैट कैन बी फिल्ड बाय जो क्रिप्टो बिलियनियर्स नए बने हैं, वो क्रिप्टो बिलियनियर्स अपने उस फंड्स को इंडिया के इस एसएमईज के पास जो फंड्स का गैप होता है उसको फिल करने के लिए यूज किया जा सकता है। और ये बहुत अच्छे से बालाजी श्रीनिवासन ने बहुत पहले भी बताया था कि कैसे क्रिप्टो, एक तो इंडिया स्टैक है, इंडिया स्टैक को यूज करके हम लोगों ने यूपीआई ये सब सॉल्यूशंस बनाए हैं, आधार उसी के ऊपर बना हुआ है। सो क्रिप्टो इंडिया स्टैक को बालाजी ने प्रपोज किया था कि कैसे क्रिप्टो इस इंडिया स्टैक में ऐड किया जा सकता है और इसको क्रिप्टो इंडिया स्टैक बनाया जा सकता है। तो अगर मैं इन तीन चीजों को कनेक्ट करूं कि नंदन नीलेकनी का वो आइडिया जो उन्होंने बनाया, और उसके बाद बालाजी का वो आइडिया जो उन्होंने उसके ऊपर टॉपअप किया, और विटालिक बुतरिन का इस चीज को सीड करना कि देखिए मैंने $1 बिलियन डाल दिए हैं, अब इस चीज को आप समझिए कि कैसे इस चीज को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। उन्होंने भले ही ये चीज पैसा कोरोना के लिए दिया हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सीमलेसली कनेक्ट होता है उस आइडिया से जो नंदन नीलेकनी ने सीड किया, बालाजी श्रीनिवासन ने उसके ऊपर टॉपअप किया, और विटालिक ने उसको कंप्लीटली यूज करने का एक एंगल दे दिया कि आप उस चीज को स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं। अब आपके ऊपर सब चीजें अवेलेबल हैं आपके पास। बहुत शुक्रिया विकास, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, उन चीज़ों को इस तरीके से पैकेज करने के लिए और समझाने के लिए हमें और हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हो रही हैं वो ये स्टेब्लिश करती हैं कि ये सेक्टर, ये इंडस्ट्री एक सीरियस इंडस्ट्री है, एक अपकमिंग इंडस्ट्री है, एक प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे सीरियस लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो चीज़ों की सीरियसनेस को, समय की सीरियसनेस को समझते हैं, समझ रहे हैं, वक्त की नजाकत को समझ रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं, ह्यूमंस हैं। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, जो इसका एक मेजर बैकबोन है वो टेक्नोलॉजी है, वो ब्लॉकचेन है, लेकिन उसको चलाने वाले लोग ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें मानवता है, और इस लेवल तक है कि भले ही आप उस इंडस्ट्री को बहुत ही हल्के और उस तरीके से एक दोयम दर्जे का और बहुत ही मजाकी उसमें समझा जाए और कमजोर समझा जाता है या कच्चा समझा जाता है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो लोगों की मदद कर सकें, दूसरे इंडस्ट्री से लेकर के बाहर तक लोगों की मदद कर सकें, और इस देश को, इस देश की इकोनॉमी को मजबूत कर सकें। तो बहुत धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लवजीत सर, थैंक यू अगेन।